कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक मॉरिस से, एक बेहद शातिर बैंक रॉबर जिसे पुलिस ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की सबसे खौफनाक और सुरक्षित जेल अल्कात्राज भेज दिया है। ये कोई आम जेल नहीं है। अगर कोई कैदी गलती से इसकी दीवार फांद भी ले तो बाहर का गहरा और बर्फीला समंदर उसका रास्ता रोक लेगा। इसीलिए दुनिया के टॉप और सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को यहाँ सर कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अल्काट्राज के गार्ड्स को लगता था कि उनकी जेल को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उनकी इस गलतफहमी को मिटाने के लिए फ्रैंक मॉरिस की एंट्री हो चुकी थी। मॉरिस कोई मामूली चोर नहीं था। वो पहले भी कई जेलों की सिक्योरिटी को चकमा देकर फरार हो चुका था। हालांकि जब मॉरिस अंदर कदम रखता है तो एक पल के लिए वो भी वहां की सिक्योरिटी देखकर सुन्न रह जाता है। अंदर आते ही उसकी सिर से लेकर पैर तक सख्त चेकिंग होती है और उसे एक छोटी सी कोठरी में धकेल दिया जाता है। एक गार्ड उसकी तरफ घूरते हुए एक खौफनाक स्माइल के साथ कहता है, वेलकम टू अल्कात्राज। और दोस्तों, असली माइंड गेम यहीं से शुरू होता है। मॉरिस ने ठान लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस नरक में तो बिल्कुल नहीं बिताएगा। अगले दिन एक तेज अलार्म बजता है। खटाक, सारे लोहे के दरवाजे एक साथ ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। इस जेल का रूल मिलिट्री से भी ज्यादा सख्त है। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना और साफ सफाई। जरा सी भी गलती की तो सीधा खौफनाक सजा। सारे कैदी रोबोट्स की तरह एक ही यूनिफॉर्म में नाश्ते के लिए लाइन में लगते हैं। इसी लाइन में मॉरिस के ठीक सामने एक अजीब सा कैदी खड़ा होता है जिसका नाम है लिटमस। अब ये लिटमस कौन है और क्या ये मॉरिस की इस इम्पॉसिबल एस्केप में मदद करेगा या उसके लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा? ब्रेकफास्ट टेबल पर मॉरिस देखता है कि उसे नूडल्स खाने के लिए कांटा तक नहीं मिला है। जब वो इसकी शिकायत करता है तो सामने बैठा लिटमस उसे घूरते हुए कहता है, ये तेरा घर नहीं है मेरे भाई, जो मिला है उसे चुपचाप निगल ले। तभी मॉरिस पर एक खूंखार नजर पड़ती है। ये है वुल्फ, इस जेल का सबसे खौफनाक और दरिंदा कैदी। वुल्फ पर कई घिनौने और खतरनाक केसेस दर्ज हैं और जेल का हर एक कैदी उसके नाम से ही कांपता है। वो जानबूझकर मॉरिस को उकसाने और चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरिस फिलहाल शांत रहता है। इसी बीच लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है। मॉरिस बिना कुछ कहे अपनी पूरी प्लेट उसकी तरफ सरका देता है, लेकिन जब मॉरिस की नजर टेबल के नीचे जाती है तो उसे एक अजीब बात पता चलती है। लिटमस वो खाना खुद नहीं खा रहा था, बल्कि अपने एक पालतू चूहे को खिला रहा था। अल्काट्राज की इस खौफनाक और अकेली दुनिया में वो छोटा सा चूहा ही उसका इकलौता दोस्त था। उसी रात कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक गार्ड मॉरिस को सीधा जेल के सबसे क्रूर इंसान वार्डन के ऑफिस में ले जाता है। वार्डन एक निहायत ही सख्त और घमंडी इंसान है जो कैदियों को कीड़े मकोड़े समझता है। वो मॉरिस की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी देता है, मुझे पता है तू बहुत शातिर और इंटेलिजेंट है, लेकिन तेरी ये होशियारी यहाँ किसी काम नहीं आएगी। आज तक कोई अल्काट्राज से बचकर नहीं गया। अगर तूने भागने की सोची भी तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वार्डन ये भी साफ कर देता है कि यहाँ सिर्फ उसके नियम चलते हैं और बाहरी दुनिया से कोई मिलने भी तभी आ सकता है जब वार्डन का मूड अच्छा हो। मॉरिस बहुत ही मासूमियत से वार्डन की आंखों में देखता है और कहता है, सर, आपके होते हुए भला यहाँ से भागने की जरूरत कौन करेगा? लेकिन दोस्तों, मॉरिस की यह मासूमियत सिर्फ एक छलावा थी। उसका दिमाग पहले ही सेकंड से भागने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था और इसी दौरान बातों ही बातों में मॉरिस एक ऐसा हाथ मारता है जो वार्डन की सोच से भी परे था। वो चुपके से वार्डन की टेबल से उसका नेल कटर चुरा लेता है। अब आप सोचेंगे कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में एक मामूली सा नेल कटर क्या ही कर लेगा, लेकिन मॉरिस को अच्छी तरह पता था कि अल्काट्राज जैसी जगह पर ये छोटा सा हथियार भी तबाही मचाने के लिए काफी है। सेल में वापस लौटकर वो बहुत ही चालाकी से उस नेल कटर को अपनी बाइबल के पन्नों के बीच छिपा देता है। अगले दिन जेल के बाथरूम में वुल्फ अपनी हदें पार कर देता है। वो मॉरिस को अकेला पाकर उसे परेशान करने आ धमकता है। वुल्फ को लगा था कि मॉरिस बस एक सीधा साधा चोर है जिसे वो आसानी से दबा लेगा, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस बार मॉरिस अपना खामोशी का नकाब उतार फेंकता है। वो वुल्फ को पकड़कर उसकी वो खौफनाक धुनाई करता है कि वुल्फ की सारी हैकरी पल भर में हवा हो जाती है। इस जबरदस्त लड़ाई का नतीजा ये होता है कि अब जेल के अंदर का पूरा माहौल बदल चुका था। जिस मॉरिस को लोग नया और कमजोर समझ रहे थे, अब पूरी जेल में उसका एक अलग ही खौफ और रुतबा कायम हो गया था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मॉरिस से उलझ सके। वुल्फ की उस खौफनाक पिटाई के बाद अल्काट्राज की हवाओं में मॉरिस का खौफ फैल चुका था। अब किसी भी कैदी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस नए खिलाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इसी बीच मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में काम सौंप दिया जाता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है इस जेल के सबसे पुराने और रसूखदार कैदी इंग्लिश से। इंग्लिश कोई आम इंसान नहीं था। वो अल्काट्राज का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया था। 2 लोगों के मर्डर के जुर्म में वो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इन्हीं खौफनाक दीवारों के बीच गुजार चुका था। जेल के किस कोने में क्या हो रहा है उसे सब पता होता था। यहाँ तक कि सुबह बाथरूम में मॉरिस ने वुल्फ का जो हाल किया था उसकी खबर भी इंग्लिश तक पहुँच चुकी थी। लाइब्रेरी में इंग्लिश मॉरिस को कुछ किताबें देता है जिन्हें उसे बाकी कैदियों की सेल तक पहुँचाना होता है। अगले सीन में हम जेल के खुले मैदान को देखते हैं। यहाँ हर कोई अपने तरीके से इस नरक में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। यही मॉरिस की नजर डॉक नाम के एक कैदी पर पड़ती है।
डॉक एक बेहद शांत और सुलझा हुआ आर्टिस्ट है जो चुपचाप कैनवास पर पेंटिंग कर रहा है। डॉक मॉरिस को बताता है कि अल्काट्राज की ये दम घोंटू खामोशी किसी भी इंसान को अंदर से पागल कर सकती है, लेकिन ये ब्रश और रंग ही हैं जिन्होंने अब तक उसके दिमाग को जिंदा रखा है। तभी मॉरिस गौर करता है कि डॉक ने अपनी खुद की पेंटिंग में शर्ट पर एक खूबसूरत फूल बनाया है जो असल में वहां है ही नहीं। जब मॉरिस इस फूल का राज पूछता है तो डॉक एक गहरी उदासी के साथ कहता है, ये फूल मेरी वो आजादी और खुशी है जो अब सिर्फ इस कैनवास पर खिल सकती है, मेरी असल जिंदगी में नहीं। इस गहरी बात के बाद मॉरिस की नजर ऊपर सीढ़ियों पर बैठे इंग्लिश पर पड़ जाती है। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इंग्लिश के गुर्गे मॉरिस का रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन इंग्लिश इशारा करके उसे अपने पास बुला लेता है। मॉरिस उसके बगल में बैठता है और बिना घुमाए फिराए सीधा अपने दिल की बात कह देता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनकर इंग्लिश की हंसी छूट जाती है। वो मॉरिस की तरफ झुकता है और एक खौफनाक सच बयान करता है, मेरे दोस्त, ये कोई जेल नहीं, ये हम सबकी कब्र है। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक ताबूत के अंदर लेटकर जाना। चलो एक पल के लिए मान भी लिया कि तुम कोई जादू करके इन ऊंची दीवारों और खूंखार गार्ड्स की नजरों से बच भी गए, लेकिन उसके बाद क्या? बाहर वो विशाल और बर्फीला समंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो और चुपचाप सजा काटो। लेकिन मॉरिस किसी और ही मिट्टी का बना था। बाहर समंदर हो या मौत, वो हर हाल में इस पिंजरे को तोड़ने वाला था। उसी रात कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक गार्ड आकर मॉरिस को बताता है कि कल से उसे कारपेंट्री का काम दिया गया है, जिसके लिए उसे 50 सेंट्स प्रति घंटा दिहाड़ी मिलेगी। मॉरिस तुरंत राजी हो जाता है। उसे उन पैसों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कारपेंट्री की वर्कशॉप का मतलब था लोहे के खतरनाक औजार, और मॉरिस को पता था कि इनमें से कोई एक औजार उसकी आजादी की चाबी बन सकता है। अगले ही दिन मॉरिस अपने पुराने साथी लिटमस के पास जाता है और उससे अल्काट्राज से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। मॉरिस को लगता है कि लिटमस भी उसे कोई ज्ञान देगा, लेकिन तभी लिटमस एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है, अरे यहाँ से भागना तो बहुत ही आसान है। भागना बहुत आसान है। लिटमस की ये अजीब बात सुनकर मॉरिस चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल लिटमस मुस्कुराते हुए कहता है, बस शर्त ये है कि अपने इस ग्रैंड एस्केप प्लान में तुम्हें मुझे भी शामिल करना होगा। तभी डॉक मॉरिस को खबर कर देता है कि वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। अगले ही पल वुल्फ चाकू लेकर मॉरिस पर टूट पड़ता है। मॉरिस तुरंत अपना कोट हाथ पर लपेट लेता है और खुद को बचाते हुए उसे लड़ने लग जाता है। इतने में एक गार्ड उन्हें रोकने आता है, लेकिन वुल्फ उस पर भी चाकू से हमला कर देता है। अब मामला पूरी तरह बिगड़ चुका था। वॉच टावर में बैठा गार्ड फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद कर देते हैं। मॉरिस को पहली बार एहसास होता है कि इस जेल के हर कोने पर नजर रखी जा रही है, यहाँ तक कि वॉच टावर भी हमेशा एक्टिव रहता है। अब वो जेल की हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से नोटिस करने लगता है। इसके बाद गार्ड्स मॉरिस और वुल्फ दोनों को डी ब्लॉक में ले जाते हैं, एक ऐसी जगह है जहां पूरी रात कैदियों को अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता था। उस सेल का नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। अंदर जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को घूरते हुए कहता है, बेटा तेरी मौत मेरे हाथों होगी। उस रात मॉरिस पर बेहिसाब टॉर्चर किया जाता है। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है। 2 हफ्तों तक उस अंधेरे वाले सेल में रहने के बाद आखिरकार उसे वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ उसका दोस्त लिटमस अपने पालतू चूहे के जरिए एक छोटा सा नोट भेजता है। नोट में लिखा था, वेलकम बैक मॉरिस। कुछ समय बाद जेल में चार्ली नाम का नया कैदी आता है, जिसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर मॉरिस उसे अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाता है। उसी दौरान एक दिन वार्डन अचानक सभी कैदियों के सेल चेक करने पहुंच जाता है। जब वह डॉग के सेल में जाता है तो वहां लगी उसकी पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाता है। दिन ब दिन उसकी पेंटिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। डॉग ने वार्डन की भी एक शानदार पेंटिंग बनाई होती है। उसे देखकर वार्डन हल्का सा मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। अगले ही दिन वार्डन गार्ड्स को आदेश देता है कि डॉग की सारी पेंटिंग्स बाहर फेंक दी जाएं। ये फैसला डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। उसकी पेंटिंग्स ही उसकी दुनिया थी, उसी में उसे थोड़ी सी खुशी मिलती थी और अब वो भी उससे छीन ली गई थी। मॉरिस उसे समझाने की कोशिश करता है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ पेंटिंग्स ही तो थी, तुम दोबारा बना लोगे। लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले दिन उसकी हालत देखकर मॉरिस गार्ड से कहता है, प्लीज डॉग पर नजर रखिए, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। गार्ड बेरुखी से जवाब देता है, तुम अपने काम से काम रखो। कुछ समय बाद डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंटर का काम दे दिया जाता है। काम के दौरान डॉग चुपके से मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है और फिर अचानक वो पास रखी कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी 3 उंगलियां काट लेता है। खून से लथपथ डॉग चिल्लाते हुए कहता है, जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे जरूरत नहीं है। गार्ड्स तुरंत उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तभी मॉरिस नोटिस करता है कि डॉग ने उसकी जेब में वही फूल रखा था जिससे उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी। शायद वो कहना चाहता था, इन लोगों ने मेरी खुशी
खुशी मुझसे छीन ली। मॉरिस जमीन पर परी डॉग की कटी हुई उंगलियां उठाकर एक डिब्बे में डालता है और गार्ड की तरफ देखकर तंज में कहता है, जाओ अपने वार्डन को दे दो, उसे ये देखकर बहुत खुशी होगी। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है, तभी उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है जो एयर वेंट के अंदर जा रहा होता है। उसी पल मॉरिस के दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर कॉकरोच अंदर जा सकता है तो शायद यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता जरूर होगा। इतने में इंग्लिश आकर बताता है कि डॉग ने अपनी उंगलियां इसलिए काट ली क्योंकि उससे पेंटिंग करने की परमिशन छीन ली गई थी। वो अपनी पेंटिंग्स के बिना जी ही नहीं पा रहा था और आखिरकार तंग आकर उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। ये सुनकर मॉरिस के अंदर गुस्सा भर जाता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस के पास आता है और पूछता है, तुम इस डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मॉरिस शांत आवाज में कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर वो वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात दो भाइयों जॉन और क्लेरेंस से होती है, लेकिन मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। असल में जॉन और क्लेरेंस पहले किसी दूसरी जेल में मॉरिस के गैंग का हिस्सा रह चुके थे। अब मॉरिस को पहली बार लगने लगा था कि शायद इस जेल से भागना मुमकिन है, क्योंकि ये दोनों भाई भी उसकी तरह तेज दिमाग थे। धीरे धीरे अब ये तीनों मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दोपहर के समय चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने पहुंचती है। अपनी बेटी को देखते ही इंग्लिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी काफी बड़ी हो चुकी थी और उसे इस बात का अफसोस था कि वो अपनी बेटी का बचपन कभी देख ही नहीं पाया। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ उसे बताती है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनते ही चार्ली पूरी तरह टूट जाता है। अब वो भी अल्काट्राज से भागने के बारे में सोचने लगता है। तभी गार्ड आकर बोलता है, मुलाकात का समय खत्म हुआ। उस रात चार्ली परेशान होकर मॉरिस से कहता है, अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लेरेंस चुपके से मीटिंग करते हैं। तब मॉरिस उन्हें बताता है, हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत तक जाता है और दूसरी बात, ये पूरी जेल खारे पानी से घिरे समुद्र के बीच बनी हुई है। इसी वजह से इसकी दीवारें कमजोर पड़ चुकी हैं। फिर वो धीरे से अपनी जेब से नेल कटर निकालता है और कहता है, मेरे पास ये है और मैंने खुदाई शुरू भी कर दी है। वो आगे कहता है, अगर मैं धीरे धीरे दीवार खोदकर एक छोटा सा टनल बना लूं तो हम छत तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद ऊपर जाकर पता लगाएंगे कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तभी जॉन पूछता है, लेकिन अगर रात में गार्ड्स ने देखा कि हम अपने सेल में नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत शक हो जाएगा। इतने में क्लेरेंस मुस्कुराते हुए कहता है, उसका इंतजाम मेरे पास है। वो बताता है, यहाँ मेरा पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है, वो हमें बाल सप्लाई कर सकता है। फिर क्लेरेंस अपनी प्लान समझाते हुए कहता है, हम नकली सिर बनाएंगे और उन्हें बेड पर सुला देंगे। बाहर से देखने पर लगेगा कि हम अपने सेल में ही सो रहे हैं। उसके बाद अगर हम सुरंग के जरिए छत पर भी पहुंच गए तब भी गार्ड्स को शक नहीं होगा। अब प्लान लगभग तैयार था, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। जेल से निकल भी गए तो इस खतरनाक समुद्र को पार कैसे करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है, देखो, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम क्लोथिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो ना? वहाँ पुलिस अफसरों के लिए जो रेनकोट बनते हैं उनमें से कुछ मुझे चाहिए। जॉन पूछता है, रेनकोट्स का क्या करोगे? मॉरिस धीरे से मुस्कुराकर कहता है, हम उनसे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाएंगे ताकि समुद्र पार किया जा सके। ये सुनकर चार्ली भी उत्साहित हो जाता है और कहता है, भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। तब मॉरिस उसे समझाता है, जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूं तब तुम पहरा देना, अगर कोई गार्ड आए तो तुरंत सिग्नल देना, और जब तुम काम करोगे तब मैं नजर रखूंगा। मॉरिस का प्लान सबको पसंद आ जाता है और उसी रात से काम शुरू हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि दीवार खोदने के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटा सा नेल कटर था। उसे चलाने में मॉरिस को बहुत जोर लगाना पड़ता था। धीरे धीरे उसके हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो लगातार दीवार खोदता रहता है। अगले दिन खाने की टेबल पर मॉरिस अपने दोस्तों से कहता है, नेल कटर से काम बहुत स्लो हो रहा है, हमें कोई बड़ा औजार चाहिए। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े चम्मच पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर चम्मच को अपने जूते से रगड़कर गंदा कर देता है। फिर गार्ड को बुलाकर कहता है, ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा चाहिए। बाकी कैदी भी उसका साथ देते हुए अपने चम्मच बदलने की मांग करने लगते हैं। गार्ड को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो तुरंत नए चम्मच लाने की इजाजत दे देता है। गार्ड जैसे ही टेबल की तरफ बढ़ता है, वहां बैठा दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी उनका ध्यान नहीं देता। उसी वक्त जॉन चालाकी से उस गार्ड को बातों में उलझा लेता है। मौका मिलते ही मॉरिस एक नहीं बल्कि 2 चम्मच उठा लेता है और एक चुपचाप अपनी जेब में छुपा लेता है। उसके बाद वो सीधे अपने सेल में लौट जाता है। रात को इंग्लिश उसे किताब देने आता है। तभी मॉरिस उससे पूछता है, क्या यहाँ कहीं वेल्डिंग का सामान मिल सकता है? इंग्लिश तुरंत समझ जाता है कि मॉरिस अब भी जेल से भागने की सोच रहा है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये कोशिश बेकार है, तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान भी गंवा दोगे। वो आगे कहता है, इतने सालों में मैंने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो तो करो कोशिश। मॉरिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। अगले दिन वो लिटमस से माचिस मांगता है और कहता है,
अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं हर रोज अपने हिस्से का खाना तुम्हारे चूहे को दूंगा। अपने चूहे का नाम सुनते ही लिटमस खुश हो जाता है और तुरंत मान जाता है। उसी रात वो चुपके से मॉरिस तक माचिस पहुंचा देता है। मॉरिस नेल कट्टर का एक हैंडल निकालता है, फिर चम्मच तोड़कर उसे उस हैंडल से जोड़ देता है। उसके बाद माचिस की मदद से दोनों हिस्सों को गर्म करके जोड़ देता है। एक नुकीला औजार बना लेता है। अब उसके पास खुदाई के लिए बेहतर हथियार था। बस फिर क्या था, मॉरिस पूरी रात वेंट के चारों तरफ खुदाई करने लगता है, जबकि चार्ली बाहर पहरा देता रहता है। प्लान ये था कि अगर कोई गार्ड उधर आए तो चार्ली तुरंत सीटी मारकर उसे सिग्नल देगा, लेकिन लगातार जागने की वजह से चार्ली की आंख लग जाती है और तभी वहां एक गार्ड आ पहुंचता है। खुशनसीबी से उसी वक्त इंग्लिश वहां आ जाता है और जानबूझकर गार्ड का ध्यान दूसरी तरफ भटका देता है। इंग्लिश की आवाज सुनकर चार्ली की भी नींद खुल जाती है, लेकिन घबराहट में वो सीटी तक नहीं बजा पाता। टेंशन में उसके हाथ से एक चीज गिर जाती है। आवाज सुनते ही मॉरिस समझ जाता है कि खतरा करीब है। वो तुरंत वेंट को ढक कर बेड पर जाकर लेट जाता है। गार्ड कमरे में आकर कहता है, यहाँ कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मॉरिस तुरंत जवाब देता है, सर आपके रहते कोई स्मोक करने की हिम्मत करेगा क्या? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। ये सुनकर गार्ड अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि कोई तो उसकी इज्जत करता है। गार्ड के जाते ही मॉरिस फिर काम पर लग जाता है और आखिरकार वेंट के चारों तरफ की कंक्रीट निकाल देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वेंटिलेशन की जाली मोटे पेचों से जकड़ी हुई है। उन्हें काटने के लिए किसी तेज औजार की जरूरत थी। अब मॉरिस जब भी बाहर काम पर जाता, वो दीवार से निकली सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन कारपेंटर का काम करते हुए उसकी नजर एक मेटल पीस पर पड़ती है और वो चुपके से उसे उठा लेता है। वो मेटल बिल्कुल चाकू की तरह तेज था, लेकिन चार्ली उसे देखकर डरते हुए कहता है, मेटल डिटेक्टर से बचकर इसे बाहर कैसे ले जाओगे? मॉरिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। जब मॉरिस बाहर निकलने लगता है तभी दरवाजे पर लगा मेटल डिटेक्टर बीप करने लगता है। दरअसल मॉरिस ने एक मेटल अपने हाथ में छुपा रखा था। गार्ड तुरंत उसे रोककर पूछता है, ये क्यों ले जा रहे हो? मॉरिस आराम से जवाब देता है, सर सोचा कपड़े टांगने के काम आ जाएगा। गार्ड गुस्से में कहता है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे दो। ये कहकर वो मेटल अपने पास रख लेता है और मॉरिस की पूरी तलाशी लेने के बाद उसे जाने देता है। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। मॉरिस ने एक नहीं बल्कि 2 मेटल चुराए थे ताकि गार्ड का ध्यान उसी पर जाए, और दूसरा उसने अपने जूतों में छुपा रखा था। अपने सेल में पहुंचते ही वो उसी शार्प मेटल से वेंट की ग्रिल काटना शुरू कर देता है। अब अगला काम था गार्ड्स को धोखा देने के लिए नकली सिर बनाना। इसके लिए चारों अपने अपने हिस्से का काम संभाल लेते हैं। चार्ली गार्ड से पेंट मांगता है और कहता है, मुझे आर्ट बनाने का शौक है। गार्ड को इसमें कुछ गलत नहीं लगता और वो उसे पेंट लाकर दे देता है। दूसरी तरफ मॉरिस सुरंग से निकली कंक्रीट को पीसकर पाउडर बना देता है। सारा सामान जमा होने के बाद मॉरिस पानी और पुराने पेपर की मदद से नकली सिर बनाना शुरू करता है। फिर उस पर पेंट और नकली बाल लगाकर वो इतना असली दिखने वाला डमी हेड तैयार कर देता है कि दूर से देखकर कोई भी धोखा खा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉरिस कार्डबोर्ड का एक नकली कवर भी बनाता है ताकि सुरंग का मुंह पूरी तरह छुपा रहे और किसी को शक ना हो। एक रात मॉरिस अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है। वो नकली सिर को अपने बेड पर रखता है और कंबल को गर्दन तक ओढ़ा देता है ताकि लगे कि वो सो रहा है। फिर कार्डबोर्ड कवर हटाकर वो सुरंग के जरिए बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वो पाइप्स पकड़कर धीरे धीरे छत की तरफ चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचकर मॉरिस देखता है कि वहां ऊपर एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है, लेकिन वो इतनी ऊंची थी कि कूदकर भी वहां तक पहुंचना मुश्किल था। उसी दौरान नीचे एक गार्ड चार्ली के पास आ जाता है और पूछता है, इतनी रात तक पेंटिंग क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज इतनी जल्दी कैसे सो गया? चार्ली घबराते हुए जवाब देता है, सर आज वो कारपेंट्री का काम करते हुए बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। तभी अचानक गार्ड के हाथ से उसकी लाठी नीचे गिर जाती है। जब वो लाठी उठाने झुकता है तो उसकी नजर मॉरिस के बालों पर पड़ती है। गार्ड को बाल कुछ अजीब लगते हैं। ये देखकर चार्ली के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया। गार्ड हाथ अंदर डालकर मॉरिस के बाल छूता है और तभी मॉरिस अचानक बोल उठता है, मेरे बाल इतने खूबसूरत लग रहे हैं क्या? दरअसल किस्मत से उसी वक्त मॉरिस वापस नीचे आकर बेड पर लेट चुका था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है छत पर बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ एक मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई है और वो बहुत ऊंचाई पर है। वो आगे कहता है, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए किसी और की मदद चाहिए। तभी जॉन कहता है, मैंने भी अपना वेंट पूरा खोद लिया है, आज रात मैं भी ऊपर पहुंच जाऊंगा, हम दोनों मिलकर उस ग्रिल को निकालेंगे। उसी रात मॉरिस और जॉन अपने अपने वेंट्स के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को अपने कंधों पर उठाता है और मॉरिस किसी तरह ग्रिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे चेक करता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो ग्रिल बेहद मजबूत थी और पूरी तरह वेल्ड की गई थी। उसे निकालने का सिर्फ एक ही तरीका था, ड्रिल मशीन। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सभी कैदी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने में लगे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे एक छोटे से पंखे पर पड़ती है।
उसे देखते ही मॉरिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर इस पंखे पर थोड़ा काम किया जाए तो इससे एक ड्रिल मशीन बनाई जा सकती है। मॉरिस तुरंत चार्ली से कहता है, किसी तरह इस पंखे को यहाँ से बाहर निकालो। चार्ली चालाकी से उस छोटे पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा लेता है। बाहर निकलते वक्त गार्ड्स उसका बॉक्स चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और चार्ली आराम से वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो पंखा मॉरिस के हाथ लगता है, वो पूरी रात उस पर काम करने लगता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो उस पंखे से एक छोटी ड्रिल मशीन बना लेता है। उसी रात मॉरिस और चार्ली छत पर पहुंचते हैं और ड्रिल मशीन से लोहे की ग्रिल काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्रिल की आवाज काफी तेज होती है। आवाज सुनते ही गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं। इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, मॉरिस ग्रिल की एक रोड काट देता है और तुरंत मशीन बंद कर देता है। आवाज बंद होते ही गार्ड्स को लगता है कि शायद उनका वहम था और वो वापस चले जाते हैं। अब इन चारों ने भागने का लगभग पूरा रास्ता तैयार कर लिया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि मंगलवार की रात वो दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज से भाग निकलेंगे। एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई नहीं भाग पाया था। अगले दिन चारों की एक और सीक्रेट मीटिंग होती है। इस बार जगह थी मूवी हॉल, जहां बाकी कैदी फिल्म देखने में बिजी थे। फिल्म की तेज आवाज के बीच मॉरिस धीरे से जॉन और क्लेरेंस से पूछता है, वेंट तैयार है और रेनकोट्स? जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, सब तैयार है, ट्यूब बोट भी, लाइफ जैकेट्स भी और डमी हेड्स भी। क्लेरेंस कहता है, अब बस यहाँ से निकलना बाकी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस डॉग का दिया हुआ फूल टेबल पर रखता है। तभी वार्डन वहां आता है। फूल को देखते ही वो बिना कुछ बोले उसे अपने हाथों से मसल देता है। ये देखकर लिटमस का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वो फूल डॉग की आखिरी निशानी था और डॉग अब इस दुनिया में नहीं था। गुस्से में लिटमस वार्डन पर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, पहले तुमने डॉग को मारा और अब उसकी आखिरी निशानी भी छीन ली। लेकिन तभी अचानक लिटमस की छाती में दर्द उठता है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर मॉरिस के अंदर वार्डन के लिए नफरत और बढ़ जाती है। उसी पल चारों फैसला कर लेते हैं कि आज रात ही जेल से भागना होगा। मॉरिस आधी रात होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स का पहरा थोड़ा ढीला पड़ जाए और वो आराम से निकल सके। तभी इंग्लिश उसके सेल में कुछ किताबें देने आता है। मॉरिस उसकी तरफ देखकर कहता है, शायद ये आखिरी बार है, इसलिए तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश तुरंत समझ जाता है कि मॉरिस आज रात यहाँ से निकलने वाला है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसके लिए मॉरिस बिल्कुल तैयार नहीं था। अचानक वार्डन उसके सेल की तलाशी लेने पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरे प्लान के बारे में बता दिया हो। मॉरिस अंदर ही अंदर घबरा जाता है, क्योंकि महीनों की मेहनत अब एक सेकंड में बर्बाद हो सकती थी। वार्डन गार्ड्स को आदेश देता है कि सेल का एक एक कोना चेक किया जाए। गार्ड्स मॉरिस के कमरे की हर चीज उलट पुलट कर देखने लगते हैं, लेकिन मॉरिस ने कोई छोटा मोटा प्लान नहीं बनाया था। उसने हर चीज इतनी सफाई और बारीकी से छुपाई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब गार्ड ने उस सूटकेस को भी हटाया जिसके पीछे सुरंग छुपी हुई थी, तब भी उसे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि मॉरिस ने पहले से ही वहां एक नकली कार्डबोर्ड फिट कर रखा था जो बिल्कुल असली दीवार जैसा दिखता था। जब वहां कुछ नहीं मिलता तो वार्डन और गार्ड वापस चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते एक गार्ड वार्डन से कहता है, सर, मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। वार्डन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, कल मॉरिस का सेल बदल देना, दोनों अलग रहेंगे तो प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान वुल्फ फिर मॉरिस के पास आता है और उसे धमकाते हुए कहता है, आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस हल्की मुस्कान के साथ अपने साथियों की तरफ देखता है और कहता है, ये गधा सही कह रहा है, आज रात सच में यहाँ मेरी आखिरी रात होगी। लेकिन दोपहर होते ही वुल्फ फिर चाकू लेकर मॉरिस पर हमला करने पहुंच जाता है। अचानक इंग्लिश बीच में आ जाता है और वुल्फ को पकड़ लेता है। दरअसल अब इंग्लिश भी कहीं ना कहीं मॉरिस की मदद करना चाहता था। वो जानता था कि ये प्लान खतरनाक है, शायद नामुमकिन भी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि मॉरिस कामयाब हो जाए। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। मॉरिस, जॉन, क्लेरेंस और चार्ली अपने अपने वेंट के रास्ते निकलकर छत पर मिलने वाले थे। शुरुआत में चार्ली भी अपने साथियों के साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने सेल में अकेला बैठता है, उसके अंदर डर बैठने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वो फैसला करता है कि वो इस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस अपने अपने वेंट से निकलकर छत पर पहुंच जाते हैं। वहां वो काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन जब बहुत समय गुजर जाता है और चार्ली नहीं आता, तब वो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं। इधर सेल में बैठा चार्ली अपनी आंखों के सामने अपनी आजादी को दूर जाते हुए महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ वो तीनों सर्च लाइट्स से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। छुपते छुपाते आखिरकार वो बिल्डिंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक चार्ली के अंदर हिम्मत जागती है। वो फैसला करता है कि अब चाहे जो हो वो भी भागेगा। वो तुरंत अपने वेंट से निकलकर छत तक पहुंच जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अकेले वो उस ऊंचे दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाता। डर की वजह से उसने अपनी आजादी का मौका खो दिया था। दूसरी तरफ मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस पाइप से लटक कर नीचे जमीन तक उतर आते हैं। फिर टावर में बैठे गार्ड्स की नजरों से बचते हुए वो जेल की आखिरी फेंस तक पहुंच जाते हैं।
एक एक करके तीनों फेंस पार करते हैं और आखिरकार अल्काट्राज जेल से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही वो पूरी ताकत से समुद्र की तरफ दौड़ने लगते हैं। किनारे पहुंचकर वो रेनकोट्स निकालते हैं और उनमें मुंह से हवा भरना शुरू कर देते हैं। ये काम आसान नहीं था, उन्हें काफी समय लग रहा था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार वो रेनकोट्स से बनी ट्यूब बोट तैयार कर लेते हैं और उसे पानी में उतार देते हैं। इस तरह वो तीनों अल्काट्राज जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के रुतबे को मिट्टी में मिलाकर वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह एक गार्ड हमेशा की तरह सभी सेल चेक कर रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो चार्ली के सेल के पास पहुंचता है, चार्ली वहां एकदम खामोश खड़ा होता है। उसके चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था, काश कल रात थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो आज मैं भी आजाद होता। गार्ड चार्ली से पूछता है, तुम्हारा दोस्त अभी तक सो क्यों रहा है? ये कहकर वो मॉरिस के सेल के पास जाता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। गार्ड को गुस्सा आ जाता है। वो सेल खोलकर अंदर जाता है और मॉरिस को बालों से पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे जोर से ऊपर खींचता है, सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मॉरिस वहां नहीं था। वो तो अब तक जेल से बहुत दूर निकल चुका था। बेड पर सिर्फ उसका बनाया हुआ नकली डमी हेड पड़ा था। अगले ही पल पूरे अल्काट्राज में सायरन बजने लगते हैं। पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ बस एक ही खबर फैल चुकी थी, कैदी जेल से भाग गए हैं। इसके बाद वार्डन मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो तीनों कहीं नहीं मिलते, तब तुरंत समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। वार्डन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अल्काट्राज से भाग भी सकता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो तीनों आम इंसान नहीं थे। अगर कोई इस जेल से निकल सकता था तो वो यही लोग थे। शायद इस वक्त वो तीनों समुद्र पार करके आजादी की सांस ले रहे थे। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के अफसर लगातार वार्डन से सवाल कर रहे थे, जब वो भाग रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? इतनी सिक्योर जेल से कैदी कैसे भाग गए? वार्डन पूरी तरह दबाव में आ चुका था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक फूल पर पड़ती है। वो वही फूल था जो डॉग को सबसे ज्यादा पसंद था। इसे देखकर वार्डन समझ जाता है कि मॉरिस सिर्फ भागा नहीं है, बल्कि जाते जाते डॉग का बदला भी ले गया है। तभी सर्च टीम का हेड आकर कहता है, सर हमने हर जगह तलाश कर ली, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली। ये सुनकर वार्डन कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, रिपोर्ट में लिखो उन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन समुद्र में डूबकर मर गए। दरअसल वार्डन अपनी नौकरी और अपनी बदनामी दोनों बचाना चाहता था, लेकिन उसकी इस कहानी पर किसी ने पूरी तरह भरोसा नहीं किया, क्योंकि आज तक किसी को उन तीनों की लाश नहीं मिली। इसके बाद मॉरिस पूरी दुनिया में एक जीनियस के नाम से मशहूर हो गया। वो इंसान जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज को तोड़कर दिखा दिया था। और सबसे हैरानी की बात, इस घटना के सिर्फ 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि अब दुनिया को पता चल चुका था कि ये जेल उतनी अटूट नहीं थी जितना लोग समझते थे। इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये कहानी खत्म होती है।